बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आज हम आपको पहली दफ़ा बताएंगे कि 19 दिसंबर सन 1971 को हमारे साथ क्या हुआ। ये तो सबको पता है कि 16 दिसंबर को अफवाज पाकिस्तान ने इंडियन के आगे सरेंडर कर दिया था, लेकिन वो सरेंडर किसी हद तक थी। असल में जिल्लत अमेज जो सरेंडर था वो था 19 दिसंबर को ढाका छावनी में। ढाका छावनी का ये जो इवेंट है ये स्पेशल ऑर्गेनाइज इसलिए किया गया था कि इसकी फोटोग्राफ्स ली सकें ताकि दिल्ली को रवाना की जा सकें और इंडियन फौज का दबदबा जो तस्वीरों में कुछ कम दिखाया जा रहा था दोबारा उसको हाईलाइट किया जाए। कॉमन लफ्जों में ये कह सकते हैं कि दुश्मन अपनी शिकस्त का अपनी फतह का मजा बार बार लेने की ठान चुका था। इससे कबल जितनी भी पाकिस्तान की गाड़ियां थी हुक्म दे दिया गया कि ग्राउंड में खड़ी कर दी जाएं और हर गाड़ी में चाबी में मौजूद रहनी चाहिए। पाकिस्तानी ड्राइवर वहां पे मौजूद रहें जो कि बतौर ड्राइवर इंडियन ऑफिसर के ड्यूटी सर अंजाम देंगे। सब लोग जो जा सकते हैं लेकिन खानसा में नहीं जा सकते। ये थोड़ी सी जिल्लत थी। जरा आगे देखिए, उन्होंने पाकिस्तान के 4 जो सबसे बड़े फौजी एहलकार थे, मेजर जनरल जमशेद, मेजर जनरल फरमान, रियल एडमिरल शरीफ, एयर कमांडोर इनाम, इन तमाम को चारों को लाइन में खड़ा किया और एक ब्रैकेट बना के कहा कि आप अपने अपने जो ऑफिसर्स हैं उनके आगे खड़े हो जाएं। याद रहे 16 दिसंबर को तमाम हथियार फौजी अफसरान से ले लिए गए थे और जब उन्होंने देखा कि इनके पास हथियार नहीं है तो हुक्म जारी होता है कि जाओ और हथियार लेके आओ। लिहाजा दोबारा हथियार आधे घंटे का वक्त दिया जाता है, हथियार उठाते हैं और फिर हथियारों समेत खड़े हो जाते हैं। उस वक्त जो स्टेज का जो सेक्रेटरी होता है उसकी जिम्मेदारी संभाल रखी होती है मेजर जनरल नागरा ने। यह बड़ा बदतमीज किस्म का जो इंडियन मेजर है, जबकि जनरल अरोड़ा की जो रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए स्पेशल जब ये स्टेज तैयार हो चुका है तो एक नई गाड़ी के जरिए से मेजर जनरल सगत सिंह वो आता है और ऐसे फातिहाना अंदाज में आके खड़ा हो जाता है। मेजर जनरल नागरा हुक्म देता है इन तमाम जो हमारे फौजी जनरल्स हैं कि अपने हथियार को फेंकें और साथ ही ये कहता है कि हर गेम्स के कुछ न कुछ असूल होते हैं, लिहाजा ये भी गेम का असूल है कि हम बाकायदा तौर पे आपसे हथियार लें। और यूं पाकिस्तानी अफवाज दोबारा 19 दिसंबर को अपने हथियार ज़मीन पे फेंकती है। ये हथियार फेंकने की जो फोटोग्राफ्स हैं ये आज तक दिल्ली और दीगर म्यूज़ियम में और लाइब्रेरियों में भरे पड़े हैं और उनको आज तक दिखाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। इसके बाद के वाक़यात की लंबी फहरिस्त है कि क्या हुआ और कैसे हुआ। आज फिर पाकिस्तान में 1971 जैसे हालात तो नहीं लेकिन मिलते जुलते वाक़यात और हालात ज़रूर हैं। सुबह बलूचिस्तान में शोरश बरपा है और कल 7 खुद साख्ता देसी बम हमलों पे मुश्तमिल हमले हुए हैं जिसमें नंबर ऑफ आदमी जो हैं जो इंजर्ड हुए हैं। तालिबान दोबारा अपनी सफ़ें दुरुस्त कर चुके हैं। दूसरी तरफ मुल्क के ऐन कैपिटल में आप देखें आज़म सवाती जैसे छोटे छोटे ट्वीट्स को लेके पाकिस्तान की अदालतें सर फाड़ के बैठी हैं। ये वो वाक़यात हैं जो साबित करते हैं कि 1971 से हमने कुछ नहीं सीखा। 1971 में हम अपने बंगाली भाइयों से लड़ रहे थे और आज फिर 50-55 साल बाद हम फिर अपनों से लड़ रहे हैं अपनी सरजमीन पे, जबकि दुश्मन अब किसी और जगह नहीं बलूचिस्तान में हमलावर हो चुका है। बलोची हमसे नाराज। हमने सीखा क्या, हमने करना क्या है? खुदारा अपनी जो एनर्जी है उसको ट्वीट्स पे ज़ाया ना करें बल्कि अपने आप को मोराल को हाई करें ताकि दोबारा 1971 ना हो। हमारा कहना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस चिड़िया की तरह है जो आग पर अपनी चोंच से पानी गिराती रही। अगर किसी को हमारे अल्फाज से दुख पहुंचा हो तो हम उसकी एडवांस माजरत चाहते हैं
لیکن مادر لینڈ پہ کوئی بات ہوگی تو ہم ضرور بولیں گے، کیونکہ پہلے چپ رہنے سے 1971 کا سانحہ رہنما ہوا۔ تھینک یو۔